हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के जो एग्जाम्स दे रहे हैं 2021 में, तो उनके लिए जो है आर्गुमेंट राइटिंग के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे का कंपाइलेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको देखने हैं। ए लॉट ऑफ टाइम कैंडिडेट को कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, इसमें किस ढंग से अप्रोच करना है, ये सारी चीजें। अब देखो, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं जो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है भी, बल्कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देते हो। इन माय ओपिनियन कि आपको बड़े इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जस्ट देना है तो एक या दो लाइन में दो, अदरवाइज इस टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि आपके पास जो है हर क्वेश्चन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, हर क्वेश्चन का अलग अलग डिमांड होता है, हर क्वेश्चन का पूछने का मकसद अलग अलग होता है। अब जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचो कि यदि आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये सारे इसमें भी दे रहे हैं, तो फिर ऐसे और इसमें आपका डिफरेंस क्या है? ऐसे लिखने का मतलब क्या है? आपसे 4 ऐसे लिखवाया जा रहा है, तो आपको जितना स्किल्स है, जितनी ब्यूटीफुल आप ये लिख सकते हो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, आप उसमें डालो। कंक्लूजन और ये इसमें डालने की जरूरत नहीं। देखो, जब आर्गुमेंट डेवलप करने के लिए कहा जाता है तो आपका ये टारगेट है, और जो एग्जामिनर है वो आपसे ये चाहता है कि यस, ये टॉपिक दिया हुआ है, दिस इज द गिवन टॉपिक एंड यू हैव टू डेवलप द आर्गुमेंट्स। तो ये आपको करना है, ये समझना है। अब हम देखते हैं यदि इस एग्जाम में तो 3 फेजेज हमारे होते हैं। 3 फेजेज अभी तक जो इवॉल्व हो रहा है। फर्स्ट फेज आपका जो है 2011 और 12, 2011 एंड 12। तो देखो, ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो 2011 में जो देखोगे कि टू आर्गुमेंट्स आपको लिखने हमेशा आ रहा है, जब से इवॉल्व हुआ है टू आर्गुमेंट्स लिखना आ रहा है। लेकिन जो इनिशियल है वो 75 वर्ड्स में ही था। अब अपने आप से पूछो, 75 वर्ड्स का आर्गुमेंट है और उसमें दोनों में ये लिखना है, फोर में भी लिखना है और अगेंस्ट में भी लिखना है। यदि आप 75 वर्ड्स में फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में लिखोगे, उसके बाद आप उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डालने का कोशिश करो, फिर आपके साथ क्या होगा। तो अब आज के डेट में देखो, तो ये पहला फेज है 2011 एंड 12। 11 एंड 12 में आपके टू आर्गुमेंट्स, 75 वर्ड्स ईच आर्गुमेंट, यानी कि आप 75 वर्ड्स आर्गुमेंट एक आर्गुमेंट में है। इसका मतलब है कि फोर में हाफ आपको वर्ड्स पढ़ते हैं और आपके अगेंस्ट में हाफ, यानी कि क्या है, सिर्फ आप पॉइंट्स आपको देना है। आपको पॉइंट वाइज में ही सिर्फ आर्गुमेंट को कि यस, फोर में ये है, अगेंस्ट में ये है, उसके सिवा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। ना आप उसमें इंट्रो लिख सकते हो, ना कंक्लूजन लिख सकते हो। दूसरा फेज आपका आता है 2013 से 2015 तक। 2013 से 2015 तक इसमें क्या होता है कि आपका अप्रॉक्स लिखते हैं कि 300 वर्ड्स में डेवलप करना है। यानी कि देखो, तो इस समय जब 75 वर्ड्स में, तो मार्क्स भी मात्र 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन का है। इसमें जब 300 वर्ड्स आ जाते हैं तो आपके क्या है, मार्क्स 20 इंटू 2 यानी 20 ईच के हैं। अब उसके बाद 2016 ऑनवर्ड्स जो है, उसमें वर्ड्स लिमिट नहीं आपके दिए हुए थे हैं, मार्क्स सेम रहते हैं 20 इंटू 2, लेकिन आपको वर्ड्स नहीं दिए हुए रहते हैं। तो देखो, जब 2011 एंड 12 75 वर्ड्स आपके, मार्क्स 5, 2013 से 15 ये आपको इसमें अप्रॉक्स 300 वर्ड्स देते हैं। 2016 ऑनवर्ड्स पैटर्न सेम रहता है, लेकिन वर्ड्स हटा देते हैं। वर्ड्स जब हटा दे रहे हैं कि कितने वर्ड्स में लिखने हैं, तो आपके पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी की लिटिल बिट यू कैन गो फर्दर। लेकिन अब जस्ट इमेजिन करो कि वर्ड्स हटा भी दिए गए हैं, तो क्या 300 की जगह क्या आप 800 लिख सकते हो या 1000 लिख सकते हो? नहीं। आपके पास न तो इतना टाइम परमिट करता है और न आपके पास ये इतने स्पेस परमिट करते हैं। वो स्पेस भी उतने ही देते हैं और आपको टाइम भी उतना ही रहता है 3 आवर्स में सारा चीज़ कंप्लीट करना। वो भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग मी। जब मैं दोनों बार क्वालीफाई हुआ रिटेन, लेकिन जो आपका क्या है कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो सेलेक्टेड है, फाइनली सेलेक्टेड हैं, वो जॉब कर रहे हैं, वो फाइनल पेपर जो है कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आप 300 वर्ड्स में जब कम मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 800 और 1000 वर्ड्स नहीं लिख सकते हो, नीदर स्पेस और नॉर टाइम परमिट्स। तो ये करना है, ठीक है। देखो, जो हम पैटर्न किस पैटर्न में लिखना है ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे कि यस, ये आप फॉर्मेट है। अदरवाइज आपको क्या करना है, ये देखो, वन ओनली इंग्लिश में लिखना होता है,
ओनली इंग्लिश में। फिर उसके बाद क्या है कि इसके बारे में और भी यूपीएससी कुछ भी नहीं लिखती है। सीधी-सी बात है, ये बोलती है बस आर्गुमेंट डेवलप करना है। अब आर्गुमेंट आपने डेवलप कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपको क्या है, ओनली इंग्लिश में लिखना है। आप रफ में जो पॉइंट्स है, देखो पहले 2011 और 12 में देखो 75 वर्ड्स में लिखने को आता था, तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। 75 वर्ड्स में लिखोगे तो आपको पॉइंट्स ही लिखने पड़ेंगे, 3-4 जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उस पॉइंट्स को लिखोगे। अब उसके बाद जो है कंक्लूज़न नहीं देना सही, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जब टॉपिक इवॉल्व हो रहा था, जब एग्ज़ाम में ये देना स्टार्ट हुआ, 75 वर्ड्स में दिया जा रहा था। अब देखो 70 उस समय तक देखो 2011-12 उस ड्यूरेशन में ये आपके 75 वर्ड्स, लेकिन उसमें एसे आपका क्या होता था, 1 एसे होता था। 1 ऐसे आपका। अभी ऐसे आपको 4 ऐसे लिखना पूछता है, 6 में से 4 आपको सेलेक्ट करना होता है। अब देखो, ये हम यदि 4 ऐसे ऑलरेडी टॉपिक हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखा, ब्यूटीफुल कंक्लूजन लिखा, क्योंकि जो ऐसे होता है कंक्लूजन, उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑल अबाउट, और उसके बाद उसमें मेन बॉडी डाल करके उसको फिर कंक्लूड करना है। अब जस्ट इमेजिन करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये सारे भी हम यदि आर्गुमेंट में ही देना स्टार्ट करें, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, फिर हम सेम चीज को ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ आर्गुमेंट डेवलप करना है, तो हमारा ये निर्णय नहीं हमें करना है कि ये सही है या गलत है, हमारा ये निर्णय करना है कि यस, ये आर्गुमेंट है। आप वैलिड आर्गुमेंट को डेवलप करने में अधिक ध्यान दो। मान के चलो कि 300 है, आपने कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 100 वर्ड्स जो है वो इंट्रो और कंक्लूजन में ही आपके लगा रहे हैं। इट्स बेटर है कि आप इनके जगह जो ये 100 वर्ड्स इसमें लगा रहे हो, तो वो उसको क्या करो, आप ऐसे में ये सॉरी आर्गुमेंट में ही लगाओ। आर्गुमेंट जो फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स लिखते हो, उसको ही एक्सप्लेन करने में उसमें ही एक आधा और पॉइंट लगाओ। अब देखो, मैं जितने कैंडिडेट्स को गाइड किया हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स को, बहुत सारे हैं जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, बहुत सारे हैं 85 प्लस लाए हैं पेपर 2 में। मैंने किसी को भी कंक्लूजन लिखने का सजेशन नहीं दिया। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट आपको हो सकता है वो मिलेंगे 110 मार्क्स भी लाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अपने पर्सनल कोई भी कैंडिडेट जो है अभी तक जिनको मैंने प्रॉपर तरीका से गाइड किया है, वो कभी 100 कोई भी 100 क्रॉस स्टूडेंट एज़ सच नहीं लाए हैं, 90 प्लस वाले हैं, लेकिन 100 वाले अभी तक नहीं हैं। लेकिन हाँ, 2019 का देखो मार्क्स आएगा, तो शायद हम देख सकते हैं कि यस, किसी ने लाया है या नहीं, लेकिन अभी तक ये सिचुएशन है। तो अब देखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके 100 प्लस स्कोर ला रहे हैं। हो सकता है वो बोलें कि यस, हमने लिखा है कंक्लूज़न। अब ये दैट्स फाइन, आप लिखोगे तो पेनलाइज़ नहीं होगे, लेकिन हमारा कहना है आपकी, यदि आप उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो उसका टॉपिक का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने लिख दिया तो ऐसा सच नहीं है कि वो पेनलाइज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने आर्गुमेंट में कंक्लूजन लिखने की कोशिश की, तो इसका मतलब है कि हम किसी न किसी चीज़ को अनड्यू फ़ेवर कर रहे हैं। तो हमारा वो टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट एज़ सच प्रेज़ेंट करना है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये कैंडिडेट बहुत बार ये करते हैं कि फॉर और अगेंस्ट में लिखते हैं, तो राइट और रॉन्ग के केस में नहीं आपको जाना है। फॉर एंड अगेंस्ट आप लिख रहे हो, तो ये नहीं जाना है कि इसमें राइट ये है और रॉन्ग ये है। कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है। आपका काम है आर्गुमेंट डेवलप करना। फोर में लिख रहे हो तो टॉपिक एज सच जो दिया हुआ है, आपको उसको लिखना है। अगेंस्ट में दे रहे हो आप, तो टॉपिक को एज सच अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में जाना है। ये ध्यान रखना। अब देखो, फॉर्मेट दो टाइप के हैं। एक फॉर्मेट ये है कि फोर एक तरफ लिखो, अगेंस्ट एक तरफ लिखो। ये अच्छा है तब इसमें कि इसमें प्रॉब्लम एक क्या होता है कि जो आप फोर में लिखे हो उसी से रिलेटेड अगेंस्ट में लिखना होगा। फोर अगेंस्ट, फोर अगेंस्ट, फोर अगेंस्ट, फोर अगेंस्ट, ये आपको करना चाहिए। यदि ये फॉर्मेट में आप लिखते हो, तो जो चीज, जो पॉइंट आप लिख रहे हो इस तरफ, वही पॉइंट्स आपको इस तरफ लिखना, मीन्स उसका अपोजिट आपको इस ढंग से, जैसे हम बचपन में करते थे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो जिसमें मात्रा है, तो इसमें भी एक तरह से मात्रा, इसमें भी, लेकिन ये जो वेक्टर है उसमें दिशा भी है, और जो आपका इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है? तो जो वेक्टर है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है, स्केलर जो है वो ट्रायंगल लॉ को सपोज फॉलो नहीं कर रहा। तो जो कुछ है इसमें, ये जो लिखे यहाँ, ये अब जैसे धातु और अधातु में आप मेटल एंड नॉन मेटल में अंतर आपको केमिस्ट्री में लिखने के लिए 10th एग्जाम या 12th एग्जाम में आए,
तो मेटल ये है, नॉन मेटल ये है, मेटल ये है, नॉन मेटल ये है, उसमें चमकता है, ये नहीं चमकता। तो उसमें एज़ सच सेम ये लिख रहे हो, उसका अपोजिट यहाँ लिख रहे हो, तब आपको ये होता है, ठीक है? अब एक दूसरा पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न ये है कि इसमें आप ये करो 4 में लिखो अगेंस्ट में। तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप 4 में कुछ भी लिख रहे हो, अगेंस्ट में आप कुछ भी लिख रहे हो। अब देखो एक और चीज़, एक तीसरा फॉर्मेट ये है कि इसी फॉर्मेट में, ये सेम फॉर्मेट है, इसमें नंबरिंग मत करना। ये बेस्ट तरीका है कि नंबरिंग मत करो। मैं खुद यही करता हूँ। मैंने दोनों बार यही की और अपना भी एग्ज़ाम्स में मैंने जब क्वालीफाई किया तब मैंने यही की और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ मेनली कि ये नंबरिंग मत करो, इस फॉर्मेट में ही लिखो। नंबरिंग नहीं करो, इसका कारण क्या है कि आप पैराग्राफ वाइज़ में लिखो, तो हो सकता है यहाँ आपको 4 पॉइंट्स मिले, यहाँ आपको 3 पॉइंट्स ही मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही नंबरिंग करते हो, तो यदि 1, 2, 3, 4 मान के चलो आप 5 तक गए, तो ये आपसे आशा की जाती है कि हाँ, अभी आप 5 तक जाओगे। लेकिन हो सकता है हमको इसमें 3 ही पॉइंट मिले, इसमें हमको 4 पॉइंट मिले, या इसमें 4 पॉइंट मिले, इसमें 3 ही पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट मिले, इसमें 3 ही पॉइंट। तो नंबरिंग आप नहीं करोगे, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है? अब देखो, जो हमने आपको बताया 2011 से 2020 तक के सारे टॉपिक्स जो है, वो हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। एक-एक स्लाइड को देखो, उसको पॉज़ करो, उसको ये 2011 से ये स्टार्ट हुआ, यानी कि आर्गुमेंट राइटिंग, जो आर्गुमेंट डेवलपमेंट करने का ये 2011 में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ। 2012 में मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उस समय मैं रिटन क्वालीफाई किया था, लेकिन मैं इंटरव्यू में नहीं गया था। फिर 2013 में भी मैंने दिया, चेंज पैटर्न पे, तो उसमें फाइनल में सिलेक्शन हुआ था। तो देखो, जो आपका डेवलप काउंटर आर्गुमेंट्स टू द फॉलोइंग इन अबाउट 75 वर्ड्स ईच, 2 इंटू 5, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके हैं, 5 मार्क्स ईच, यानी 10। फिर इसमें भी देखो सेम है कि आपका 2 इंटू 5 इंटू 10, ये इक्वल टू 10। तो ये देखो, इन दोनों में आपका क्या है कि ओनली 5 मार्क्स का 1 है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट। अब जस्ट सोचो कि आप 75 वर्ड्स है, इसमें आप इंट्रो करने लगो, कंक्लूजन करने लगो, इसका कोई मतलब आपके पास न स्पेस ही नहीं है इतना। आप यदि आप इसको 300 में कर दोगे, तो फिर भी वो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको जितना कहा जाए, किसी चीज़ का वर्ड लिमिट दिया हुआ होता है, आपको उसको मोर और लेस फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ एन एब्सोल्यूट राइट, ओल्ड इज़ गोल्ड। नेक्स्ट आपका है 2012 में, एफडीआई इन रिटेल इन इंडिया इज ए बेन फॉर अ स्मॉल ट्रेडर। अब देखो, बून और बेन आपको जानना चाहिए। अब सम टाइम है, यस मैं समझता हूँ सब लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के कुछ होते हैं, उनको ध्यान उस समय ये नहीं रहता है कि बून है या बेन है, जो भी है। लेकिन एक चीज तो आप समझ सकते हो कि एफडीआई रिटेल में यदि आ रहा है, तो वो बुरा है उनके लिए। तो जब हम 4 में लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं कि यस ये बुरा है, बेन है। लेकिन जब अगेंस्ट में इसी को हम लिखने लगेंगे, तो बोलेंगे बेन नहीं है। देखो, बेन का मतलब ये है कि बून ये हमेशा इसमें आर्गुमेंट में ये चीज़ ध्यान रखना कि बेन इज़ अ वेन। तो इसका मतलब नहीं है कि बेन का वो आप बोल दोगे कि नहीं इट इज़ अ वून, नो वेन नहीं है। यानी कि ये इट्स ओके, वो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका है, कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज़ एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रोपोज़िशन। ठीक है? ये 2011 2012 का आपका हो गया। तो इसमें देखो 75 वर्ड्स। अब देखो यहाँ से आपका मैंने बताया कि सेकंड फेज जो है 2013 से 2015 तक, तो 2013 से 15 तक आपको 2 इंटू 20, तो देखो वर्ड्स काउंट भी आपके 4 टाइम्स हो गए, मार्क्स भी आपके 4 टाइम्स हो गए, 5 से आपका 20 हो गया और ये 10 से आपका 14 हो 40 हो गया। तो ठीक है, तो इसमें कह रहा कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंट थ्रू इश्यूज रेज्ड बाय रिजर्वेशन पॉलिसी। अब देखो, रिजर्वेशन पॉलिसी वाला आप प्रीवियस ईयर पेपर सारे करने का ये एक एडवांटेज होता है। इनफैक्ट देखोगे, जो 2000 आपका 18 है, 2018 में भी देखो रिजर्वेशन पॉलिसी आपका पर ऐसे आपको लिखने के लिए आया। और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीका से प्रीवियस आपका 10 ईयर्स 2000 देखो, 11 2011 से ही स्टार्ट हुआ, तो 2011 से आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें सारे इस एक जगह प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को यदि प्रॉपर तरीका से आप देखोगे, समझोगे,
तो वो अच्छा होगा। तो कुछ जो भी आप लोग में से बोले थे कि एक जगह आर्गुमेंट्स का टॉपिक मिल जाता तो ठीक है, ये हम यहाँ सारे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखो ये 2013 का यदि आपने इसको अच्छा से प्रिपेयर जिसने किया, 2018 में जो था, वो ऐसे इस पर लिखा जा सकता था, तो कास्टलेस सोसाइटी बिकम्स डिस्टेंट थ्रू इश्यू रेज्ड बाय रिजर्वेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार इज एन अर्बन फेनोमेनन। यस, देखो ये इट इज ऑलवेज इन इशू वुमेन एम्पावरमेंट, आइदर रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन का जो सेंट्रल पार्लियामेंट और फिर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका डिमांड किया जा रहा है, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रहा। अब देखो जो आपका एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट देखो कहाँ से आता है, एक आपका एजुकेशन से आता है, फिर आपका अच्छा गुड हेल्थ से आता है और इकोनॉमी से आता है। इकोनॉमी का मेनली यदि देखा जाए तो ये दो जो है अधिक, एजुकेशन प्लस इकोनॉमी। तो एजुकेशन यदि अच्छा है और इकोनॉमिक पावर उनके पास है, यानी कि जॉब है, दे आर अर्निंग, तो उनके पास जो होगा एम्पावरमेंट होगा। तो ये है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया इज सो फार इज एन अर्बन फेनोमेनन। अब 4 में लिखोगे तो यस, इसको आपको जस्टिफाई करना है। आपको यही ध्यान रखना है कि जो टॉपिक दिया हुआ 4 में एज सच इसको जस्टिफाई करना है। अगेंस्ट में जाओगे तो इसके अगेंस्ट में जाना है। ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना है। नेक्स्ट आपका है 2014, सेम 300 वर्ड्स, ये डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट। अब देखो जो जॉब है, तो जॉब के इस समय भी आप देखोगे कि इंडिया में इस समय जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है, आपका जॉब का है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो उसमें आपको ये करना है, ठीक है? प्री पोल अलायंसेस आर बेटर देन पोस्ट पोल पार्टनरशिप। अभी देखो इस ड्यूरेशन में जो आपका है 2014, उस समय जो आपका इलेक्शन हुआ, तो तब तक देखोगे कि सेंट्रल में कोalition चल रहा था आपका 3 डेकेड से करीब आपका जो कोलिशन इनफैक्ट 1989, ठीक है, 1989 से जो कोलिशन चल रहा था सेंट्रल में, अभी भी कोलिशन है, लेकिन 2000 आपका ये 14 तक जो था माइनॉरिटी कोलिशन था, यानी कि किसी भी पार्टी, सिंगल पार्टी के पास अपने आप में फुल मेजॉरिटी नहीं था। 2014 में जो है फुल मेजॉरिटी की सरकार अपने बूते पे, बीजेपी के पास अपने बूते पे 272 का जो मैजिक नंबर होता है उससे प्लस है। तो अभी इसका ये क्वेश्चन का अभी कोई फिलहाल इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो 2015, तो 2015 लास्ट ये है जिसमें 300 वर्ड्स लिखा हुआ है एग्जैक्ट। इसके बाद देखोगे कि वर्ड्स काउंट नहीं लिखा हुआ है। तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ ए बेन देन अ बून। अब देखो ये बेन वाला जो है, ये बेन और बून, ये फिर आपको आया। अब जस्ट इमेजिन करो कि जिन लोगों ने आपका पहले 2012 में देख रखा था क्वेश्चन, तो बेन और बून का कोई इशू नहीं है, सेम टर्म जो है। अब वो डिफरेंट सेंस में आया था, लेकिन आपका ये बेन जो है वो शब्द फिर से आ गया है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। अब यस, आप उसको अब देखो यदि इसमें से आर्गुमेंट में आप, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि अब ये बोलो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस एंड दैट इज हैपनिंग। नो, सीधी सी बात है, कम टू द पॉइंट इन माय ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट 2016 देखोगे कि अब इसमें वर्ड्स काउंट जो है मार्क्स सेम रहे, सॉरी ये इसको 20 मार्क्स काउंट सेम रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, वर्ड काउंट हटा दिया गया है। वर्ड काउंट जो यहाँ था वो नहीं है, ठीक है। तो इंडिया नीड्स टू फोकस on imparting quality education instead of merely increasing its gross enrollment ratio। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है दोनों लेवल पे, जो आपका है प्राइमरी लेवल पे और एक आपका सेकेंडरी लेवल पे, यानी हायर एजुकेशन। इन सिंपल यदि हम बोलते हैं तो हायर एजुकेशन जो आता है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको इसमें दोनों में कंसीडर करना होगा कि यस, सिर्फ हमें जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ही बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे वो प्राइमरी स्तर पे हो या फिर लेकिन प्राइमरी, अब देखो इसमें है कि मेयरली इंक्रीजिंग इट्स ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। अब इसका मतलब ये मेनली आप हायर एजुकेशन देखोगे। इसका कारण क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है कि इनरोलमेंट किसका छोड़ें और किसका नहीं, नहीं, इसमें सारे का इनरोलमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन जो हायर एजुकेशन है तो सारे इनरोलमेंट नहीं होते हैं इस, और ना होंगे। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे लोग जॉब भी करेंगे, हर कोई जो है वो हायर एजुकेशन ही नहीं प्राप्त करेगा। नेक्स्ट आपका है, द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर। यस, ये आज भी रिलेवेंट है, इस टॉपिक पे आपको अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो है 2017 फिर देखो आपका जो है वो वर्ड काउंट अब से इधर जो है ये है 2016 ऑनवर्ड्स जो है वर्ड्स काउंट नहीं है। तो राइट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉइड मोबाइल्स, ठीक है। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये भी एक तरह से मैं समझता हूँ ये डिफिकल्ट था। एग्जाम में जो भी कैंडिडेट गए कंप्रीहेंड करना ये टॉपिक जो था ये डिफिकल्ट था। नेक्स्ट आपका जो 2018 का है प्राइवेसी इज एन इलिटिस्ट आइडिया, ये भी कंप्रीहेंड करना जो था वो स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो गया था। तो इन टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी समझाया हुआ हूँ। नोट बैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 2019 डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर। अब देखो ये उस समय 2019 है तो तब हमें पता नहीं था कि ये कोविड 19 पैंडेमिक आएगा, लॉकडाउन और ये सारे चीजें क्वारंटाइन और ये सारे जो है वो हम नहीं जानते थे, बट स्टिल ये टॉपिक पूछा गया था। ये टॉपिक जो है अभी भी चेंज फॉर्म में रिलेवेंट है। होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका रिलेवेंट है डिफरेंट फॉर्म में क्योंकि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। नेक्स्ट 2020 देखो 2020 वाला भी आपका ये दोनों जो था वो टफ था, ठीक है। तो सोलिट्यूड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज नॉट अनवेलकम, ये सबको मैं समझाया हुआ हूँ। पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलिट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल, तो ये मैं समझाया हुआ हूँ। मेरा टारगेट ये था कि यस मैं सारे टॉपिक्स कुछ का डिमांड था तो मैं आपको जो भी अब तक जितने भी पूछे गए हैं 10 ईयर्स 2011 से पूछे गए हैं तो वो सारे का यहाँ आपका कंपाइलेशन है, उसको देखो, उसको अपना समझो और देखोगे कि ये लॉट ऑफ थिंग्स है। ऐसे जो है वो आर्गुमेंट और ऐसे और या फिर रिपोर्ट ये रिपीटेड आपके आते हैं कि कभी जो क्या है रिपीटेड इन द सेंस है ना कि कोई हो सकता है पहले आर्गुमेंट में पूछा गया है उससे सिमिलर रिलेटेड चीज जो है वो आपको अगला बार आपको ऐसे में पूछा जा सकता है। तो इस वजह से आपको कंबाइन लेना है कि सारे चीज़ों को सारे को आपको ये देखना है कि यस कंबाइन में आपको ये सारे को देखना है। फिर जो भी है देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जो कैंडिडेट प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं किए हुए हो, तो उनके लिए मुश्किल होता है। आप उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप उसको आसानी से नहीं कर सकते हो। अब जस्ट इमेजिन करो कि जिन लोगों ने कभी भी टेस्ट नहीं लिखा, कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया, तो इनके नो डाउट इसमें बहुत खरा हाँ, अब वो कैंडिडेट जो हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी का आपने मेंस दिया हुआ है या स्टेट पीसीएस का भी आपने मेंस दिया हुआ है, तो वो दूसरी बात है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। लेकिन इन नॉर्मल जो है फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट या जिन लोगों ने सेकंड टाइमर भी हैं, रेगुलर रूप से प्रैक्टिस नहीं करते हैं टेस्ट वगैरह का, तो उनको बहुत दिक्कत होता है। इन सारे टॉपिक्स को देखें, इनको समझें, ठीक है? फिर आप जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो हमें या तो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं या इस टेलीग्राम नंबर पे, ठीक है? और जिनको टेस्ट देना है तो या डायरेक्ट केन स्टडीज पे जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो और या फिर हमें इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू।